हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं यहाँ जो सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था। आज उसके आगे से इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट इन इंडिया, एक्सप्लेन। केंद्र सरकार भारत के राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। केंद्र सरकार भारत की राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। संघीय तथा राज्य सरकारें संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर गठित होती है तथा अपना कार्य करती है। संघीय सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा इसके मुखिया प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं। संसद विधायी शाखा है तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक शाखा है। अच्छा, और भी कारण हैं, जैसे संविधान कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां राष्ट्रपति को देता है। संसद के अनुसार यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद या टकराव हो तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाती है जिन्हें राज्य सरकार को लागू करना पड़ता है, जैसे बच्चों के पोषण और देखभाल के लिए आंगनबाड़ी इत्यादि। इसके बाद जो 22वां प्रश्न आया था, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किए गए हैं। इनमें कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, उदाहरण के लिए मिश्रित संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, मानववाद अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष आदि। उन 10 मौलिक अधिकारों के अलावा बच्चों का उचित पालन पोषण तथा माता पिता की वृद्धावस्था में उचित देखभाल तथा बच्चों को शिक्षित करने, सार्वजनिक कल्याण कर अदा करने तथा काम का अधिकार संविधान में जोड़े गए। 23वां नंबर प्रश्न जो है, डिस्कस द गोल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के अभावग्रस्त समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। यद्यपि भारत बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। वर्तमान समय में समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें अभावग्रस्त समूह कहा जाता है, जैसे पिछड़ा वर्ग। इनके विकास के उद्देश्य निम्नलिखित है: सर्व शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सभी के लिए स्वास्थ्य। और यहाँ में 24 नंबर क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगलों की भूमि राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुगलों के अधीन भू राजस्व व्यवस्था की मूल विशेषता यह थी कि कृषकों से उसका अधिशेष उत्पादन, जीवन यापन के लिए जरूरी मात्रा के अतिरिक्त उत्पादन भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, जो राज्य की आय का प्रधान स्रोत था। दूसरा, मुगलों के भू राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि उसके पास समय न था जो जटिल भू राजस्व व्यवस्था को समझ पाने उनमें न योग्यता थी न सुधार करने हेतु आवश्यक सामग्री। इसलिए भू राजस्व व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखा। राज्य के लिए खालसा भूमि ही राजस्व का साधन होती थी। भू राजस्व निर्माण हेतु भूमि की पैमाइश की गई तथा उत्पादकता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था की तुलना में अधिक उदार तथा किसानों के लिए हितकारी थी। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में 20 से लेकर 24 तक सॉल्व किया। इसके आगे का जो 25, 26, 27, 28 ये मैं अगली वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। धन्यवाद।